हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ तैयबा। वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि हमारा फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म, यानी एग्जिस्टिंग ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी जैसे कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटीज़। तो ये हमारे तीन लेवल है गवर्नमेंट के, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। तो इनसे क्या होता है, पावर जो कि सेंटर, स्टेट, जो लोकल लेवल है, इनके लिए एक सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। और ये हमारे जो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी फेडरलिज्म इसलिए, ताकि जो कि हमारे जो कि डिसीज़न वगैरह है वो सब अच्छे से हो सके, या जो पॉलिसी वगैरह, स्कीम्स वगैरह वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। तो इसलिए हमारे पास क्या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड to be devised that didn't involve an only person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern required that all of these states follow the laws of the central government. The Constitution contains lists that details the issues that each tier of government can make laws on. अब ये issues जो है ये लिस्ट के अंदर किए गए हैं। जैसे हमारे पास तीन लिस्ट है, तीन लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट कौन सी है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर कौन लॉ बनाता है, सेंटर बनाती है। फिर हमारे पास दूसरा लिस्ट आता है स्टेट लिस्ट, जिसपे कौन लॉ बनाता है, स्टेट बनाती है। कॉन्करेंट आता है हमारा थर्ड लिस्ट, इस पे बनाती है हमारी स्टेट और सेंटर मिलके दोनों बनाते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, इस पे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट एजुकेशन है, एजुकेशन पे कौन बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती है। तो ये था हमारा फेडरलिज्म के बारे में। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हमारा सेकंड फीचर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास जनरल इलेक्शन गए थे, लोकसभा इलेक्शन, जैसे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट करते हैं थ्रू द वोटिंग। अब वो जो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें से एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनको मेजोरिटी मिलती है। तो वहाँ पे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जिनको हमने वोट दिया, वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बिहाफ में, यानी हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। तो ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी वोटिंग राइट्स। जो वोटिंग राइट्स यानी 18 जो प्लस जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या करते हैं, वोट देते हैं। और वोट देने के बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। और जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये हमारे बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। और यही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारे इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। अब अकाउंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबल इन द सेंस कि जो भी वो एक्शन लेते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव अपने कोई एक्शन लेते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम जो भी लेके आते हैं, तो उन सब के लिए जो पीपल है वो उनके लिए क्वेश्चन भी कर सकती है और उनके लिए उनको आंसर करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा अकाउंटेबल पीपल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर जो है वो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी पावर को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी पावर को हम सेपरेट कर दें, यानी तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने पावर को सेपरेट कर रखा है। जैसे कि लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, जहाँ पे लॉ वगैरह जो बनते हैं, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो वो कौन करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव करते हैं। फिर हम देखते हैं जुडिशरी। जुडिशरी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि जैसे कोई भी क्रिमिनल जो भी सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केसेस वगैरह जाते हैं तो उन पे जो भी सुनवाई वगैरह होती है कौन करते हैं, जजेस वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से हमारे तीन पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन्स हमारे, जिनमें पावर को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर, यानी पावर को मिसयूज़ ना हो, पावर का मिसयूज़ ना हो, इसलिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट को तीन ऑर्गन में उनकी पावर जो है हमने डिवाइड कर दी है। तो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, जो कि हर एक जो गवर्नमेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो हर एक ऑर्गन है वो क्या करता है, वो एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, यानी सबकी अलग अलग पावर होगी, वो चीज़ों को एक्सरसाइज करेंगे। थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। तो इसे हम बोल सकते हैं चेक एंड बैलेंस भी बोल सकते हैं। ये जो क्या हुआ प्रोसेस क्या हुआ, मैं चेक एंड बैलेंस का हुआ, तो हम इसको चेक एंड बैलेंस भी बोल सकते हैं। फिर हमारा था फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है पार्ट 3 के अंदर। तो ये हमारा होता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि सिटीजन्स के लिए होता है। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या जो डेमोक्रेसी जो होती है वो हमारी सिटीजन सेंट्रिक होती है। जो भी डिसीजन होते हैं वो लोग लेते हैं, यानी हम ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किया गया। तो हम ये देखते हैं कि जो पीपल को ज़्यादा राइट्स दिए गए, यानी पीपल के पास पावर है। हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट के पास पावर है, लोगों के पास पावर है, लोगों ने इलेक्ट किया है ना। ऐसे तो इलेक्ट नहीं हुए, लोगों ने इलेक्ट किया, तो पावर किसके पास हुई, लोगों के पास हुई ना। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे ये है कि जो सेक्शन ऑफ हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज अ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट करता है सिटीजन को आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट से, यानी जो एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर होती है स्टेट्स के द्वारा, उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी भी करता है कि जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, जो कि स्टेट या अदर इंडिविजुअल है, वो उनको वायलेट नहीं कर सकते। और अगर इन द केस अगर कोई वायलेट करता है या किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल ऑफ 35 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीन्स होता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट इज़ वन in which the state doesn't officially promote any of one religion as the state religion। यानी सेक्युलर स्टेट यानी हर रिलीजन को रिस्पेक्ट की जाएगी, जितने भी रिलीजन है। यानी जो स्टेट है, स्टेट जो है वो एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, यानी स्पेसिफिकली वो एक रिलीजन जो है उसको प्रमोट नहीं कर सकती स्टेट, उसको वो स्टेट रिलीजन भी नहीं बोल सकती। कि जैसे कि हमारे इंडिया में 8 मेजर रिलीजन है, जैसे कि जैन हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, और भी क्रिश्चियन वगैरह हो गया, क्रिश्चियनिटी वगैरह हो गई, ये सारे के अलग अलग रिलीजन्स है। तो इसके जो सेक्युलरिज्म में यही होता है कि जो स्टेट है वो ऑफिशियली उसको प्रमोट नहीं कर सकती कि सिर्फ एक ही रिलीजन है, या उसको स्टेट को एक रिलीजन के बेस पे भी प्रमोट नहीं कर सकती है। जैसे कि उस स्टेट का एक ही रिलीजन है वो ये भी नहीं बोल सकती। तो ये हमारा क्या होता है, एक सेक्युलरिज्म होता है, कि इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडिया के एक सेक्युलर कंट्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।